वेलकम दोस्तों, मैं संदीप आपके सामने फिर से पॉलिटी का जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्राउन रूल इन इंडिया, भारत में क्राउन का शासन, उसे कंटिन्यू करूंगा। और आप लोगों से एक बात जरूर बोलूंगा कि वीडियो को पूरा देखना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में अवश्य शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि ये चैनल हमारे लिए हेल्पफुल है या फिर इन वीडियो से हमें कुछ ना कुछ मदद मिलने वाली है एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, इस क्लास में, इस वाले चैप्टर में मैंने इसकी शुरुआत की थी क्राउन रूल के 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत। उसमें मैंने आपको उस भारत शासन अधिनियम के बारे में बताया था 1858 के बारे में। उसके बाद 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने कांग्रेस के बारे में बताया था। लेकिन आज बात करने वाले हैं हम कांग्रेस के बाद आने वाले, कांग्रेस की स्थापना के बाद जो अधिनियम आए थे उनके बारे में। तो बात कहां पर एंड की थी? बात हमने की थी कि भारतीय कांग्रेस ने राज्य व्यवस्था में अपनी भागीदारी की मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, वो जब वो एक राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आई तो अंग्रेजों से कांग्रेस ने एक मांग की कि हमें भी भारत की प्रशासन में भागीदारी का हिस्सा दिया जाए, भागीदारी निभाने का मौका दिया जाए। तो जब अंग्रेजों को लगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राज्य व्यवस्था में अपनी भागीदारी चाह रही है, तो इसलिए इन्हें सांत्वना देने के लिए एक अगला बिल पारित करके भेजा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। कौन सा भेजा? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। और उस अधिनियम के तहत कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए वो सुन लीजिए। तो हमारे पास जो अधिनियम आया 1892 में, कौन सा था? वो था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलें तो इंडियन काउंसिल एक्ट, ये कब आया? 1892 में। अब इस एक्ट के तहत कौन कौन से इंपोर्टेंट कार्य हुए? पहला कार्य जो इस एक्ट के तहत हुआ कि इस अधिनियम में भारत में पहली बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि इलेक्शन शब्द का प्रयोग किया गया। इस एक्ट के तहत इस अधिनियम में भारत में पहली बार किसका प्रयोग किया गया? निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। निर्वाचन शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? निर्वाचन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। और इसी के तहत एक और कार्य हुआ कि जो बजट पेश किया गया था 1862 में, उसमें अधिकार नहीं था भारतीयों को
बजट पर बहस करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन इस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर अधिकार था कि वो बहस भी कर सकते हैं। यानी कि इस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। किसका अधिकार दिया गया? भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। लेकिन अधिकार तो दिया गया, लेकिन बजट पर वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। बजट पर क्या किया गया? बहस करने का तो अधिकार दे दिया गया, लेकिन बजट पर वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन बजट पर बहस करने का अधिकार तो दिया, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। 1862 में पहली बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन बजट पर वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है ना। इसके अलावा जो कार्य हुआ, भारत के लिए एक केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। भारत के लिए इस अधिनियम के तहत एक केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें भारत में कितने सदस्य रखे गए इसके अधीन, जिसके अंतर्गत 60 सदस्य थे। कितने थे? 60 सदस्यों की संख्या हुआ करती थी। भारत में केंद्र में विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा का गठन किया गया। अब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें सदस्यों की संख्या जो थी, सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? इसमें सदस्यों की संख्या रखी गई 60। कितनी रखी गई? 60 सदस्यों की संख्या इसके अंतर्गत रखी गई। कितनी रखी गई? 60 सदस्यों की संख्या इसके अंतर्गत रखी गई। तो इस 1892 के जो भारतीय शासन अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम था, इसके तहत कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए? पहला कार्य, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। एग्जाम में कई बार आया है कि बताइए कि निर्वाचन शब्द का पहली बार प्रयोग किस अधिनियम के तहत किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम कौन सा? 1892 का। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत पहली बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अलावा इसके तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। भारतीय केंद्र में विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? जिसमें सदस्यों की संख्या रखी गई थी 60। ठीक है ना। एक तरफ ये परिषद अधिनियम आया था, तो दूसरी तरफ क्या था? जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हुआ करते थे, वो अलग अलग दो विचारधाराओं के हुआ करते थे। कौन सी विचारधारा के हुआ करते थे? एक तो गरम दल और एक नरम दल। यानी कि
एक तो थे नरमपंथी विचारधारा के वाले लोग और एक थे गर्मपंथी विचारधारा के लोग। उनके बारे में बताते हैं डिटेल में। कांग्रेस में जो उनके कार्यकर्ता थे वो कितनी विचारधारा के थे? दो तरीके के विचारधारा के लोग थे। एक थे नरमपंथी विचारधारा और दूसरी थी गर्मपंथी विचारधारा के लोग। जो गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे और नरमपंथी विचारधारा के दो लोग थे, उनमें अंतर क्या था उसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता दो अलग अलग विचारधाराओं की हुआ करते थे। अब ये कौन कौन सी विचारधाराएं थी? एक तो थी नरमपंथी विचारधारा, दूसरी क्या थी? गर्मपंथी विचारधारा। क्या थी? दूसरी थी गर्मपंथी विचारधारा। ठीक है ना। अब इनमें अंतर क्या था? ये जो गर्मपंथी और नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, इनमें अंतर क्या था? जो नरमपंथी विचारधारा के जो लोग थे, ये जो है ये अंग्रेजों के शासन में विश्वास किया करते थे। यानी कि ये लोग अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में विश्वास किया करते थे, नरमपंथी विचारधारा वाले लोग। और जो गर्मपंथी विचारधारा वाले लोग थे, ये अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया करते थे। यानी कि ये अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में विश्वास किया करते थे या विश्वास रखते थे? विश्वास रखते थे। ये जो गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे, ये अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। ये अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में विश्वास रखते थे, लेकिन वो शासन व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। इनका काम जो था, अगर इनको कोई भी अगर अपना मांग मनवानी होती थी, ये जो है अंग्रेजों के लिए जब कोई मांग मनवानी हुआ करती थी तो क्या करते थे? इनके लिए प्रार्थना पत्र लिखा करते थे। क्या करते थे? प्रार्थना पत्र लिखा करते थे और उनसे गुजारिश किया करते थे। यानी कि ये लोग जो थे नरमपंथी विचारधारा के थे, ये अपना काम अंग्रेजों से, यानी कि ये लोग जो थे नरमपंथी विचारधारा के थे, ये अपना काम अंग्रेजों से गुजारिश किया करते थे। यानी कि ये लोग जो थे नरमपंथी विचारधारा के थे, ये अपना काम अंग्रेजों से, यानी कि ये लोग जो थे नरमपंथी विचारधारा के थे, ये अपना काम अंग्रेजों से
मांग बनवाने के लिए ये अंग्रेजों से मांग मंगवाने के लिए, मांग मनवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखते थे, प्रार्थना पत्र लिखते तथा प्रार्थना पत्र लिखते तथा गुजारिश किया करते थे। और जो गर्मपंथी विचारधारा के जो लोग थे वो क्या करते थे, ये इनका कहना था कि अंग्रेजों की अपनी मांगें मनवाइए, अंग्रेजों को के द्वारा अपनी मांगें मनवाइए, अगर वो फिर भी ना माने तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीजिए। ये जो गर्मपंथी विचारधारा के जो लोग थे इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि अंग्रेजों से अपनी बातें मनवाइए, अंग्रेजों से अपनी मांगें मनवाइए, फिर भी ना माने तो, फिर भी न माने तो उनके खिलाफ क्या करना है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीजिए, विरोध प्रदर्शन कीजिए। जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे वो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में विश्वास करते थे, गर्मपंथी विचारधारा के जो लोग थे वो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया करते थे। ये जो नरमपंथी विचारधारा के जो लोग थे ये वाले, ये अंग्रेजों से अपनी मांग मनवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखते थे तथा उनसे गुजारिश किया करते थे। जो गर्मपंथी विचारधारा के जो लोग थे ये कहा करते थे कि अंग्रेजों से अपनी बातें मनवाइए, अगर फिर भी ना माने तो क्या करें, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीजिए। क्या करना है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है। अब इनमें कौन कौन से व्यक्ति थे जो गर्मपंथी विचारधारा के थे और नरमपंथी विचारधारा के थे। जो नरमपंथी विचारधारा के थे वो कौन कौन से थे, एक तो थे रासबिहारी घोष, दादा भाई नेरोजी, इनमें थे दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी, रासबिहारी घोष, रासबिहारी घोष, और थे इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय और देवेंद्र नाथ टैगोर। पंडित मदन मोहन मालवीय और कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। इनमें कौन कौन से थे, इनमें थे लाल बाल पाल। कौन से थे, लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, ठीक है ना। लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक जो कि बंबई महाराष्ट्र से थे, बिपिन चंद्र पाल जो कहां से थे, बंगाल से थे। लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ये कहां से थे, पंजाब से थे, ठीक है ना। बाल कौन थे, बाल थे बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक
ये कहाँ से थे? ये थे बंबई महाराष्ट्र से। ये कहाँ से थे? बंबई महाराष्ट्र से। और ये कहाँ से थे? विपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल ये कहाँ से थे? ये थे बंगाल से। ठीक है ना। कांग्रेस कार्यकर्ता दो अलग अलग विचारधाराओं के हुआ करते थे। एक था नरमपंथी विचारधारा, दूसरी थी गरमपंथी विचारधारा। ये जो पहले थे नरमपंथी विचारधारा के, ये क्या करते थे? ये अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में विश्वास किया करते थे। अंग्रेजों से मांग मनवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखते थे तथा गुजारिश किया करते थे। इनमें कौन कौन से थे? दादा भाई नेहरूजी, रास बिहारी घोष, पंडित मदन मोहन मालवीय, देवेंद्र नाथ टैगोर। जो गरमपंथी विचारधारा के लोग थे, ये अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया करते थे। अंग्रेजों से अपनी मांगे मनवाई जाए या फिर भी ना माने तो उनके खिलाफ क्या करना है? विरोध प्रदर्शन जारी करना है। इनमें से कौन कौन से थे? लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय। जो लाल बाल पाल का मतलब है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, बंबई से और महाराष्ट्र से थे। पाल का मतलब है विपिन चंद्रपाल यानी कि बंगाल से थे। ठीक है ना। इसके अलावा धीरे धीरे क्या हुआ? भारत के अंदर राष्ट्र भावना बढ़ने लगी तो अंग्रेज खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। तो 1899 में क्या गया? भारत का जो वायसराय बनकर आया वो आया लॉर्ड कर्जन। अगला जो वायसराय बन के आया 1899 में वो आया था लॉर्ड कर्जन। धीरे धीरे भारतीयों में राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो जागरूक होने लगी। तो इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे अपने आप को खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। उसके बाद क्या हुआ? 1899 में नया वायसराय बनकर आया, उसका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। क्या था? लॉर्ड कर्जन। अठारह सौ 99 में वायसराय बनकर आया कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये जो लॉर्ड कर्जन था इसे भारत का सबसे बदनाम वायसराय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भारत का सबसे बदनाम वायसराय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी कई कारण हैं। इसके पीछे क्या क्या कारण है वो जरा सुन लीजिए ध्यान से। इसे भारत का बदनाम वायसराय, सबसे बदनाम वायसराय कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसे सबसे बदनाम वायसराय? क्योंकि इसने सबसे पहले आके ही एक काम किया। इसका जो शासनकाल था वो 1899 से 1905 तक। कितना था? 1899 से 1905 था। इसने क्या क्या कार्य किए? इसने सबसे पहले 1905 में ही बंगाल का विभाजन किया। क्या किया? बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन किया किस कारण से किया? जब भारतीयों ने या फिर कांग्रेसियों ने ये पूछा कि आपने ये बंगाल का जो विभाजन किया है वो किस कारण से किया है, कैसे किया है, इसका कोई ना कोई कारण होगा। तो इन्होंने जो है अंग्रेजों ने ये कह दिया कि बंगाल का विभाजन किया जा रहा है प्रशासनिक तौर पर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। बंगाल एक काफी बड़ा राज्य है या बड़ा प्रांत है, उसमें प्रशासन चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। ये बोलकर
बंगाल का विभाजन किया, उसमें भी कारण क्या किया, बंगाल को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। यानी कि एक तो भूबंगाल रखा गया जिसमें हिंदुओं की संख्या, हिंदुओं की जो संख्या थी वो मुसलमानों से 4 गुना थी। कितनी थी, मुसलमानों से 4 गुना हुआ करती थी। और एक वो बंगाल कर दिया गया जिसमें मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से 3 गुना थी। यानी कि इनकी जो नीति थी, इनकी जो नीति थी वो थी, अंग्रेजों की जो नीति थी वो भारत समझ नहीं पाए, लेकिन अंग्रेज जो नीति का इस्तेमाल कर रहे थे वो थी फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहे थे। अंग्रेज कौन सी नीति अपना रहे थे, फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहे थे, ठीक है ना। इसलिए क्या कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन को सबसे बदनाम बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबसे बदनाम वायसराय। क्या किया था इसने 1905 में, 1905 में इसने 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, बंगाल का विभाजन किया। जब इससे विभाजन का कारण पूछा गया तो अंग्रेजों ने जवाब दिया, अंग्रेजों ने विभाजन का कारण, अंग्रेजों ने विभाजन का कारण अंग्रेजों ने जो विभाजन का कारण बताया था वो क्या बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासनिक बताया था। क्या बताया था, प्रशासनिक कारण बताया, एडमिनिस्ट्रेशन बताया। अंग्रेजों ने जो बंगाल विभाजन का जो कारण बताया था वो क्या बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन बताया था, प्रशासनिक कारण बताया था। अब इसके तहत किया क्या था इन्होंने, अंग्रेजों ने इसके तहत फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, और शासन करो की नीति अपनाई। यानी कि किया था इन्होंने, ये किया कि बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में, बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। ये जो बंगाल है उसे दो भागों में विभाजित कर दिया। एक वो बंगाल जिसमें हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से 4 गुना थी, मुसलमानों से 4 गुना थी। और जो दूसरा बंगाल था उसमें क्या किया, मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से 3 गुना, हिंदुओं से 3 गुना थी। बंगाल को दो भागों में तोड़ दिया। एक तो वह जिसमें हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से 4 गुना थी, और एक वह मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से 3 गुना थी, ठीक है ना। लेकिन बहुत ही जल्द हम लोग ये सब कुछ समझ गए कि अंग्रेजों ने हमारे अंदर से भाईचारे की भावना को खत्म करने की कोशिश की है। अंग्रेजों ने हमारे अंदर से भाईचारे की भावना को खत्म करने की कोशिश की है। बंगाल के विभाजन के बाद एक और विचारधारा उभर कर आई।
उसका नाम था क्रांतिकारी विचारधारा। क्या था? क्रांतिकारी विचारधारा। क्रांतिकारी विचारधारा। दोस्तों गर्मी काफी है, सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। क्रांतिकारी जो विचारधारा है वहां से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है ना। आपका साथ रहेगा तो आप भी खुश रहोगे और हम भी थोड़ा सा खुश महसूस करेंगे, ठीक है ना। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।